Okay. We are going to study rigid body dynamics, and we are going to study Irdov, BM Sharma and IT Advanced Question Bank. फर्स्ट हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स को 2 चैप्टर्स में हम सेपरेट पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ समझने को है और लेंदी भी है। इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। ओके, हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, देन आफ्टर पार्ट 2। ओके, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। एंड हम लोग जानते हैं पार्टिकल मॉडल। ओके, जहां पे हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन्स लॉ पार्टिकल के लिए अप्लाई होते हैं ये, बट जब हम कंटिन्यूअस बॉडी को कंसीडर करेंगे तो इसे पॉइंट मास की तरह इसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यदि इसका सेंटर ऑफ मास पता हो तो हम लोग मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ये है, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। अब पूरा मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इसमें मोशन होगा और इसमें डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, पर हम लोग डिफॉर्मेशन कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग मान लेते हैं ये रिजिड बॉडी है, पर डिफॉर्मेशन होगा, पर वो डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होगा, इसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब फोर्स जब अप्लाई कर दे इस रिजिड बॉडी पे, तो न्यूटन मैकेनिक्स हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? हम इसे पार्टिकल मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे। पार्टिकल मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे और हम लोग सेंटर ऑफ मास इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इससे पहले पढ़ना है। और सेंटर ऑफ मास में से हम जानते हैं, सेंटर ऑफ मास के सिद्धांत से कि सेंटर ऑफ मास कैसे हम निकाल सकते हैं डिस्क्रीट बॉडी के लिए और कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। जब इसे हम सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद पूरा मास इस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो हम इसे फोर्स जब लगाएंगे तो हम सारा इक्वेशंस हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनामिक of rigid body. Okay. This means we are going to, हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ने जा रहे हैं मूवमेंट ऑफ सिस्टम्स of interconnected bodies. Interconnected bodies under external force. Generally, we call an object a rigid body when we apply a force
do not goes under any distortion in shape and size. ओके, जब हम लोग फोर्स लगाएंगे किसी रिजिड बॉडी पे तो उसकी शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आएगा, बहुत ही कम आएगा। हम लोग देखेंगे शेप साइज में जो चेंजिंग आएगा वो हम स्टैटिक डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज स्टैटिक डिफॉर्मेशन? सॉलिड बॉडी शो स्टैटिक डिफॉर्मेशन। solid body and rate of deformation। जब हम फोर्स लगाते हैं लिक्विड पे वहां पर डिफॉर्मेशन का रेट होगा, तो ये होगा फ्लूइड्स में। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे जब उसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन कैसे होगा। बट इस चैप्टर में हम लोग मेनली रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। जब रिजिड बॉडी को फोर्स लगेगा तो उसका मोशंस क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, हम लोग फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका मोशंस क्या होगा। ओके, तो रिजिड बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दिस मीन्स यदि कोई बॉडी है, मान लेते रिजिड बॉडी है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो दो पॉइंट हम इस बॉडी पे लेते हैं, 1 A एंड B। डिफॉर्मेशन होने का मतलब क्या है कि ये दोनों क्रैक हो जाएगा। ये डिफॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब A और B का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस चेंज ऑन डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। दिस मीन्स ये लेंथ जो है फिक्स्ड है, लेंथ में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, लेंथ फिक्स है। सिंस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे, इसमें ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, इसमें रोटेशन भी हो सकता है। फोर्स लगने पे क्या होगा? मोशन। मोशन मीन्स ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है, एंड बोथ। ओके, लेकिन जब मोशन तो होगा लेकिन ये दो पॉइंट का लेंथ फिक्स होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बिकॉज इट कंफर्म्स that there is no relative velocity in this line joining। जब लाइन ज्वाइनिंग जो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा। यदि इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड दोनों का होगा। यदि ये 3 मीटर है, 5 मीटर है, तो क्या होगा? ये आगे बढ़ जाएगा, ये वहां पे रह जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। दोनों पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोल रहे हैं लाइन ज्वाइनिंग, इस डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। अदरवाइज क्या होगा? इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, इसका शेप एंड साइज में चेंजिंग आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे पास है। इसी स्टेटमेंट की मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कितना ये स्टेटमेंट हमारा यूजफुल है इसका डायनामिक्स एनालिसिस करने में। Let us consider a rigid body. Let us consider
रिजिड बॉडी, दिस इज, इस रिजिड बॉडी में ये पॉइंट है जिसे हम ए मान लेते हैं, और एक और पॉइंट लेते हैं जिसे हम बी मान लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इसे हमेशा ज्वाइन कर दीजिए। आपका फर्स्ट ड्यूटी है दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, और इसका वेलोसिटी कंपोनेंट VA का इस डायरेक्शन में और VA का इस डायरेक्शन में हमेशा बराबर होगा। मान लेते हैं VA का वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में VA है, जो इस एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है, और VA का वेलोसिटी VB है, तो इस डायरेक्शन से थीटा, सॉरी यहाँ थीटा 1 मान लेते हैं, तो थीटा 2 मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं स्पष्ट रूप से देखने के लिए, यहाँ पे पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा। ये V है, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा VA cos थीटा 1, और इसके परपेंडिकुलर VA sin थीटा 1। सिमिलरली वेक्टर VB, इसका भी हम दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज A एंड दिस इज B, VB cos थीटा, और इन दोनों का परपेंडिकुलर VB sin थीटा। ओके, तो रिजिड बॉडी, विद कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, we can say that velocity of A and velocity of B in this line joining will be same. So we have one equation, that is VA cos theta 1 is equal to VB cos theta 2। सॉरी, इसे थीटा 2 हम लिए हैं क्वेश्चन में, तो थीटा 2 लिख देना चाहिए। This means velocity of approach and velocity of separation is 0. Well, so A और B का यदि हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो इस लाइन में तो हमारा 0 है। ओके, हमें जब भी रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर मिलेगा। इस लाइन का परपेंडिकुलर कहने का मतलब है A B को हमेशा सर्कुलर मोशन में देखेगा, और B A को भी हमेशा लगेगा कि सर्कल में जा रहा है। एक दूसरे को जब देखेगा बॉडी, ये यहाँ पे है, इसे देखेगा तो लगेगा कि सर्किल में मूव कर रहा है। हम जानते हैं कि सर्किल में जब मूवमेंट होता है तो हमेशा टेंजेंशियल होता है, और ये आपका रेडियस हो जाएगा, और टेंजेंट जो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा। सो किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, वो सर्किल की जब मोशन होता है तो वो मोशन ऐसा ही होता है। जब हम सर्किल में मूव करेंगे तो हमेशा जो रेडियस होगा उस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, वो हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। जो वेलोसिटी वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। हम जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो जो वेलोसिटी ऑफ ए होगा बी के रिलेटिव हमेशा सर्कुलर मोशन में होगा, लगेगा कि दोनों एक दूसरे को सर्कल में मूव कर रहा है। ओके, तो हम लोग एक और इक्वेशन लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वी हैव VA sin theta 1 minus VB sin theta 2, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसको यदि पॉजिटिव मानते हैं, इसे निगेटिव मानेंगे, और भी रिलेटिव को घटाना पड़ता है एक दूसरे से। देन वी हैव VA sin theta 1 plus VB sin theta 2।
नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस हम लोग जो डिराइव किए हैं, अभी लिखे हैं, वो रिजिड बॉडी के कंसेप्ट से है। यदि रिजिड बॉडी में वन स्टेटमेंट जो सबसे पावरफुल स्टेटमेंट था कि ये डिफॉर्म नहीं होगा। डिफॉर्म होने का मतलब था कि लाइन ज्वाइनिंग में वेलोसिटी का डिफरेंसेस नहीं होगा, यानी वेलोसिटी अप्रोच, ये अप्रोच नहीं कर सकता, ये सेपरेट नहीं हो सकता है, दोनों शून्य होगा, दोनों जीरो के बराबर होगा। यदि तो बी विल अपीयर to move in a circle with respect to A. Then, जब सर्किल में मूव कर रहा है तो सब कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? What is angular velocity of B with respect to A? With respect to A, we have omega of B with respect to A is equal to B with respect to A and L. Suppose this distance is L. Okay. हम लोग क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग का जो होगा, दो पॉइंट के बीच लेंथ लेंगे। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दिस इज योर एल। ओके, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, this will be also the angular velocity about the center of mass। इस बॉडी का कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी इतना ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ वेलोसिटी किसी बॉडी का सेम होता है। ओके, बट उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड राइट, देयर इज also, sorry, this is also angular velocity of center of mass of rigid body. Sorry, center of mass of rigid बॉडी। ओके, तो हम लोग कुछ दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पे हम डिराइव कर चुके हैं। जो सिंपल बेसिक एग्जाम्पल पे था कि रिजिड बॉडी का फोर्स लगने पे क्या होता है, कोई डिफॉर्मेशन शो नहीं करता है। वो डिफॉर्मेशन जो शो नहीं करेगा उसी आधार पे हम लोग ने दो एंगुलर वेलोसिटी निकाल चुके हैं, और कुछ दो बेसिक इक्वेशन जो हम लोग जब भी फोर्स अप्लाई होगा ये दोनों बेसिक इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेनली हमारा पर्पस आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आसानी से बन जाए और हम लोग बीएम शर्मा और एडोब सॉल्व कर लें। और बीएम शर्मा एडोब का एक क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड हो हम ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर देंगे। ओके, now general motion of rigid body. Rigid body one is translational, second is rotational, third combination, दोनों एक साथ।
both translational plus rotational. ओके, ट्रांसलेशनल मोशन भी हम इसे हम दो तरह से देख सकते हैं. एक्चुअली हम यदि एक बॉडी कंसीडर करते हैं, सपोज ये हमारा एक बॉडी है और ये यदि इस तरह से विदाउट ओरिएंटेशन चेंज किए हुए, इससे ओरिएंटेशन चेंज करना मतलब इस तरह से रोटेट नहीं हुआ है, इसका जो एक्सिस ये है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ. ओरिएंटेशन चेंज का मतलब ये थोड़ा सा रोटेशन नहीं हुआ और यहां से यहां शिफ्ट कर जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन. ओके, इट ट्रांसलेट इट्स कोऑर्डिनेट हैज चेंज्ड. कभी यहां था, अब यहां चला आया. लेकिन हम देखेंगे इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो मोशन है, यहाँ पे ये क्या होगा, सभी एक दूसरे के पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है. पैरेलल है और ये स्ट्रेट लाइन है. ट्रांसलेशनल मोशंस में मोशन होगा तो उसका जो मोशन होगा इस पॉइंट का और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सबका पैरेलल होगा. ओके, और जब स्ट्रेट लाइन होगा तो उसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल. जब पैरेलल होगा इस मोशंस को हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, मोशन ऐसे ही पॉसिबल है. ये बॉडी है, ये इस तरह से आया हो, इस तरह से. इस बॉडी को हम डिस्प्लेस इस तरह से करते हैं, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ है पर इस तरह से मूवमेंट हो रहा है. और ये 1 2 and 3 ये देखिए इस तरह से इस तरह से इस तरह से यहां पे चला आया. ये पॉइंट भी पैरेलल ही होगा, ये पॉइंट भी पैरेलल होगा, यहां पे चला आया ए बी सी. पर ये देखिए ये जो मोशन है इस पॉइंट का कर्व है, इस मोशन को कहेंगे कर्विलिनियर रोटेशनल मोशन. सॉरी, ट्रांसलेशनल कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, यदि इसका ओरिएंटेशन इज नॉट चेंजिंग, यदि ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन है. ओरिएंटेशन इज नॉट चेंजिंग. ओरिएंटेशन का मतलब है एक्सिस एंगल इस तरह से मूव कर सकता था, पहले ओरिएंटेशन अपना चेंज कर सकता था, फिर यहां आता इस तरह से. तो हम लोग बोलते हैं रोटेशनल भी मोशन है और ट्रांसलेशनल भी है. यदि इस तरह से ये बॉडी है, पहले यहां पे ये कुछ एंगल इस तरह से रोटेट हो जाता, इस तरह से बॉडी इस तरह से टिल्ट हो जाता और फिर ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना. रोटेशन एक ही जगह पॉसिबल है, हो सकता है कि एक ही एक्सिस पे इस रोटेट हो रहा हो, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा हो, तो इसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन. जब यहां से यहां शिफ्ट कर गया तो ये जो इस तरह से जो इसका एक्सिस है रोटेट करेगा स्मॉल एंगल. यहां पे हम देख सकते हैं दोनों मोशन है, यहाँ पे रोटेशन है, थोड़ा सा स्मॉल एंगल, और फिर इस तरह से यहाँ पे कर्वलिनियर मोशन है. तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन है. हम दोनों मोशन को पढ़ेंगे मैकेनिक्स, जब हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह से इसको स्टडी करेंगे. रोलिंग मोशन भी पढ़ेंगे, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, रोटेशनल इफेक्ट क्या है.
और अब पढ़ेंगे रोटेशन। ओके, रोटेशन क्या है, रोटेशंस का मतलब क्या होता है। इसे देखिए, ये एक बॉडी है हमारा और इसका एक्सिस है। सपोज ये कोई लाइन है, यहां से जो एंगल है θ1 है, और जब बॉडी अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा, इस तरह शिफ्ट करेगा तो एंगल सेम ही रहेगा। मान लीजिए ये एक्सिस है, यहां पे चला आया इस तरह से, ये पैरेलल है, तो एंगल तो सेम ही रहेगा, तो हम बोलेंगे रोटेशन नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से शिफ्ट होगा, बोलेंगे कोई रोटेशन नहीं हुआ, देन नो रोटेशन, नो रोटेशन। रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ ये जानने के लिए आपको देखना होगा कि एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज हुआ कि नहीं, ये रोटेट हुआ कि नहीं। अब देख सकते हैं, यदि ये इस तरह से मोशन होता, बॉडी है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट बी है, और लाइन ज्वाइन एक्सिस कर सकते हैं, ये θ1 है, और अभी ये बॉडी यहां चला आया और ये पॉइंट ए है, बी है, अब लाइन में चेंजिंग आ गया एंगल θ2, तो हम कह सकते हैं कि इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया और ये रोटेशन है। ये मोशन को हम कह सकते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं जब हम देखेंगे कि उसका एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज हुआ कि नहीं। ओके, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा इस मोशन को डिफाइन तभी कर सकते हैं जब उसके पास एक्सिस हो। कभी कभी अनकंस्ट्रक्टेड मोशन, जिसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, अनकंस्ट्रक्टेड मतलब क्या हुआ कि ये देखो बॉल है, यहां से तुम रोटेट करवा दिया, तो ये अनकंस्ट्रक्टेड मोशन है। ये बॉल को ऊपर से रोटेट करवा दिया, ये क्या हो गया, अनकंस्ट्रक्टेड मोशन है। हम अनकंस्ट्रक्टेड मोशन को स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। ओके, तो हम देख लिए हैं और अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है। Now one illustration so that we can understand this concept, whatever we have studied now. One illustration. This is your rigid ball. ये एक rigid वॉल है, ये आपके पास एक रिजिड बॉल है, सरफेस है, फ्लोर है। ये आपके पास क्या है, लैडर हो सकता है, रॉड मान लेते हैं, एक रॉड है, लेंथ L है। ये जो लोअर एंड है इसे नाम हम A देते हैं, ये यहां पे जो है V दे देते हैं। इसका वेलोसिटी हम लोग V1 देते हैं। ओके, इस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी इसको भी देते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा। ओके, और एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी ये क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। और यही हम एलिमेंट्री इस कंसेप्ट जो है रिजिड बॉडी का अभी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए। ओके, थोड़ा इसको हम रफ कर देते हैं ताकि हमारा पिक्चर क्लियर हो। क्वेश्चंस तो आप लोग देख चुके हैं। ए और बी क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, इसको ज्वाइन कर देना चाहिए इस तरह से, ठीक है।
और इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा, कोई भी सेपरेशन नहीं हो सकता है और अप्रोच भी नहीं होगा, दोनों जीरो होगा। ओके, सो दिस इज योर स्टेटमेंट। फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट? एज rigid body, sorry, this is rigid body, hence distance between point A and B should remain unchanged. ओके, यदि हम इसे थीटा मान लेते हैं तो 90 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वेलोसिटी भी है, इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा, VA cos 90 माइनस थीटा, और ये हो गया cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। इसका वेलोसिटी देखिए कंस्ट्रेंट है ना, ये गिरेगा तो इस सरफेस को टच करते हुए गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये थीटा है। इस सरफेस के अलोंग सॉरी इस लाइन के अलोंग इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, VB cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, VB sin थीटा। और एक कंपोनेंट और देख सकते हैं, VA sin थीटा, एक कंपोनेंट इधर है और दूसरा कंपोनेंट इसका इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर VA यहाँ पर sin थीटा है, यहाँ पर होगा cos थीटा। इसके अलोंग वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं होगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा। देन VB cos थीटा इज इक्वल टू VA sin थीटा। तो हम कह सकते हैं VB इज इक्वल टू VA tan थीटा। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ A and B and theta is this angle. Now what is your angular velocity? ओके, एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या होगा, तो लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखते हैं। लाइन के परपेंडिकुलर C वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन, VA cos थीटा, यदि हम रिलेटिव लेंगे तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा VB sin थीटा बाई लेंथ L। हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, VA cos थीटा, VB की जगह पे हम ये वेलोसिटी हमारे पास पता है, VA दिया हुआ है, VB अननोन है, तो हम इस टर्म में V और L की टर्म में आंसर लाना चाहते हैं, क्योंकि ये दो कंपोनेंट ही हमारा दिया हुआ है और पर्पस होगा VB को हटा देते हैं। देन VA cos थीटा प्लस VA tan, VB इक्वल टू VA tan थीटा इंटू sin थीटा बाई L। तो VA cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस VA sin थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा बाई L। तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी जो है, अब देख सकते हैं VA cos स्क्वायर थीटा, VA cos स्क्वायर थीटा प्लस VA
sin square theta and value length L. So we have VA कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास sin square theta ब्रैकेट में है प्लस cos square theta and L, and this L will be, sorry, cos theta नीचे आ जाएगा, cos थीटा नीचे आ गया, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है आ गया VA L cos थीटा, और साइन स्क्वायर cos थीटा का वैल्यू कितना होता है 1. तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास. मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो इसके अलोंग जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी इतना ही है. This is also the angular velocity about center of mass, VA L cos theta. यदि आप किसी भी रिजिड बॉडी में 2 पॉइंट का वेलोसिटी जानते हैं, देन आप उसका एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 पॉइंट ही हम लोग आज इस क्लास में इंपॉर्टेंट था, जो हम लोग जान चुके हैं. जब एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा, इस लाइन जो ज्वाइन करना पड़ता है, लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है हम उस कंपोनेंट को लेते हैं और इसे घटाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन इस कारण से जुट गया और दोनों का डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी निकल जाता है, जो सेंटर अराउंड द सेंटर ऑफ मास के बराबर भी होता है. सो दिस इज जो स्टेटमेंट है हमारा रिजिड बॉडी के स्टेटमेंट से ही हम इस फार्मूला को सेंटर ऑफ मास के अराउंड निकाल सकते हैं. तो स्टेटमेंट देख सकते हैं हमारा कितना पावरफुल था. वो स्टेटमेंट समझने के बाद कितना आसान हो गया हमारा डेरिवेशन. ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में देखेंगे types of rotational motion, combined rotational motion. Okay, thank you.